हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा प्रयागराज से। जैसा कि आप सबके सहयोग से आज ये 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे कई दिन पहले, 2-3 दिन पहले। पर उनमें से कई लोगों से आज मुलाकात भी हुई जो लोग सब्सक्राइब किए या हेल्प किए। जैसा मैंने सबका आभार व्यक्त किया था, परंतु कुछ लोग छूट गए हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप मेरा नाम नहीं लें, और कुछ लोगों ने कहा कि मैंने भी सहयोग किया था। मतलब हंसी मजाक में बातें उठी और तब कहने लगे। तो वो हंसी मजाक की बातें लोगों की दिल की निकल आती हैं। तो मैं जैसे कि कई लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम पहले यहाँ पर लेना चाहूँगी और मैं उनका भी आभार व्यक्त करना यहाँ चाहूँगी कि उन्हें बहुत बहुत आभार मैं करती हूँ यहाँ से, कि अगर वो मेरा नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि हाँ। तो जैसे रवि भैया की मैं बात कर रही हूँ कि रवि भैया ने काफ़ी लोगों से कहा और सब्सक्राइब खुद उन्होंने किया। और रवि भैया ने मुझे मतलब काफ़ी मोटिवेट भी किए कि नहीं आप बनाओ, आप करो, हम आपके साथ हैं, जो भी कमी बेसी होगी हम देखते हैं। उसके बाद जहाँ से मैंने अपना माइक लिया था, आज मैं फिर मतलब सिविल लाइन्स गई थी किसी कारणवश। तो वो भी भैया बोलने लगे कि आप बहुत अच्छा वीडियो बना रही हैं, मैं आपके वीडियो रोज़ देखता हूँ, मेरे किसी काम के नहीं है, परंतु आप जैसा वीडियो बना रही हैं अभी, तो आपके वीडियो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। उनका नाम पंकज है, आगे नहीं पता वो पंकज जी हैं या पंकज भैया हैं, और आगे पूरा नाम उनका नहीं पता मुझे। तो मैं बस इतना ही जानती हूँ, पंकज भैया जी हैं। तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर शख्स हैं मेरी दोस्त, मैं कीर्ति सिंह का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। तो उसने कहा कि मेरा नाम नहीं ली, मैं तुम्हारा कितना सहयोग की, परंतु मैं मतलब दिमाग से स्किप हो गया था उसका नाम। वास्तव में उसने काफ़ी हेल्प की, मेरा पूरा वीडियो वॉच करती है रोज़ और सारा कुछ लिख कर मुझे भेजती भी है कि हाँ मैं इतना करती हूँ। और संगीता हैं जिनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उसने भी काफ़ी हेल्प की। तो इस तरह काफ़ी लोग छूट भी गए थे, तो उनका मैं, जो लोग अभी भी छूट रहे हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। क्योंकि सहयोग एक लोगों के करने से नहीं होता है, जब सहयोग गुट में या संगठन में हो जाता है तो सहयोग बहुत लोग कर देते हैं। तो सबका नाम लेना थोड़ा सा मुमकिन तो नहीं है, परंतु जितने लोगों का हो सका है मैंने नाम ले दिया। जैसा कि अब आइए देखते हैं, अपनी क्लास की बात करते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि आज हम लोग भारत के खनिज संसाधन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे आज हम? भारत के खनिज संसाधन की। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप यूपीपीसीएस संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आरओ दे रहे हैं, वो भी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही आता है। या आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी या वनडे एग्ज़ाम में तो लगभग यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते परंतु कम प्रश्न। लेकिन पीसीएस और आईएएस वगैरह में यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए इनकी मतलब चर्चा हम विस्तार से करेंगे, आराम से करेंगे। हो सकता है अब खनिज संसाधन की क्लासें लगभग 3 या 4 दिन लगभग चले, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। हर कोई नहीं बताता है, हर कोई यहाँ से प्रश्न लेके आ जाएगा आपको और बता देगा कि ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। परंतु मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे भारत में खनिज संसाधन के विषय में। तो आज हम सिर्फ लोहा की बात करेंगे, मतलब लौ अयस्क की बात करेंगे। बहुत लंबा इसमें है, मतलब लोहा, सोना, चांदी और कोयला बहुत ही प्रकार के हैं। मतलब हर एक मुद्दे पर मैं बात करूंगी यहाँ पर, परंतु आज सिर्फ लोहे की बात करेंगे, मतलब लौ अयस्क की बात करेंगे। उसके विषय में जितनी भी चर्चा हो सकती है मैं आपके साथ यहाँ पर करूँगी। तो आप जैसे देख रहे हैं, भारत मैं आज इसलिए थोड़ा सा लिख के लाई हूँ ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट ना पाए। आप से जैसे कभी कभी होता है कि कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं, तो वो मिस भी ना हो पाए, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिख कर लाई हूँ। कुछ मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ पर ये पाया जाता है, किस राज्य में अधिक पाया जाता है, किस में मतलब सर्वोत्तम पाया जाता है, मतलब उच्च कोटि का पाया जाता है, कि कहाँ पर निम्न कोटि का पाया जाता है, धात्विक। तो आज हम उन सब की बात यहाँ पर करने वाले हैं। सिर्फ लौ अयस्क की आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो लौ अयस्क के विषय में आज हम जानेंगे, प्रश्नों के माध्यम से भी इसे समझेंगे। परंतु आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है कि अनेक प्रकार के, क्या लिखा है कि अनेक प्रकार के यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, खनिज संसाधन। भारत में अनेक प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। खनिज संसाधन के लिए भारत जाना भी जाता है, विश्व में लगभग इसका 4था नंबर आता है।
अब मतलब विश्व में चौथे नंबर पे है किसी चीज़ में, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो जहाँ यहाँ पर जैसे दिया है, खनिज की उपस्थिति का संबंध देश के भूगर्भिक मतलब भूमि के अंदर जो है भूगर्भिक संरचना से जुड़ा है। मतलब ये भूगर्भिक संरचना से जुड़ा है। और ये संरचनाएं आपके उदाहरण जैसे यहाँ पर मैं सारा कुछ लेकर आई, उदाहरण के तौर पर लौह अयस्क, मैग्नीज, मैग्नीज के भंडार देश की प्री कैम्ब्रियन जो श्रृंखला है, जहाँ जैसे अरावली उसी श्रृंखला के अंतर्गत आती संरचना धारवाड़ शैल पाए जाते हैं। जैसे कि आपके खनिज संसाधन ज़्यादातर धारवाड़, कुडप्पा इन यहाँ से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि लौह अयस्क, मैग्नीज के भंडार देश की प्री कैम्ब्रियन संरचना धारवाड़ शैल या धारवाड़ शैल समूह से मतलब पाए जाते हैं। ठीक है ना। आगे इसमें दिया है तांबा, सीसा, जस्ता अरावली क्षेत्र के धारवाड़ संरचना में पाए जाते हैं। तो अरावली आपकी कहाँ पाई जाती है, तो इसी के अंतर्गत आती है, किसके प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत ही अरावली श्रेणी आती है। ठीक है ना। उसके बाद लिखा है कि धारवाड़, जैसे मैंने बताया कि धारवाड़ में सबसे पुराना या सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका कुडप्पा शैल समूहों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अब धात्विक खनिज पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट, जिप्सम आदि पाए जाते हैं। कुडप्पा एवं विंध्यन शैल समूहों में मिलते हैं। जो ये चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, जिप्सम है, ये सब आदि कहाँ मिलते हैं, तो कुडप्पा में मिलते हैं। मैंने आपको कुडप्पा, विंध्यन, जो विंध्यन क्षेत्र है, ये सारा कुछ मैंने पहले से पढ़ा रखा है। जिन लोगों ने इस वीडियो को, इससे पहले की वीडियो नहीं देखे, उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आप लोग वहाँ पर जाकर वीडियो 1 से या क्लास 1 से लेकर अभी तक जितनी भी क्लासेज ज्योग्राफी की हुई हैं, आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो आप शुरू से लेकर अभी तक के सारे वीडियो देख सकते हैं क्रम से। फिर आपका है कि जो पेट्रोलियम है आपका, तो वो किस संरचना के अंतर्गत पाया जाता है, तो आपका टर्सरी संरचना के अंतर्गत पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इतना समझ लिए तो आप लौह अयस्क का आधा हिस्सा समझ लीजिए, समझ गए हैं। क्योंकि यहाँ से मतलब आप मेन तो समझ गए कि लौह अयस्क में तांबा, सीसा, जस्ता जो अरावली क्षेत्र के धारवाड़ संरचना में पाए जाते हैं। धारवाड़, कुडप्पा शैल समूहों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिनमें चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम आदि कुडप्पा एवं विंध्यन शैल समूहों में मिलते हैं। ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हों। जैसे आपका यहाँ पर दिया है पेट्रोलियम टर्सरी संरचना में पाए जाते हैं, तो ये बातें आपको याद करनी है, मतलब आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है ना। फिर नीचे मैंने कुछ दो तीन लाइनें लिख रखी है कि धात्विक खनिज क्या होते हैं। ठीक है ना। तो धात्विक खनिज के विषय में जानेंगे। क्या जानेंगे, धात्विक खनिज के विषय में जानेंगे हम। तो यहाँ पर धात्विक खनिज के विषय में लिखा है कि इसके अंतर्गत लौह अयस्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, टिन, इल्मेनाइट आदि खनिज आते हैं। कितने खनिज हो गए आपके, तो इसके अंतर्गत जो धात्विक खनिज है, इसके अंतर्गत कई खनिज पाए जाते हैं आपके, जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, टिन, इल्मेनाइट आदि खनिज आते हैं। इतने खनिज आपके धात्विक खनिज में आते हैं। अब धात्विक खनिज दो भागों में विभाजित है। क्या है, धात्विक खनिज जो है वो दो भागों में विभाजित है। तो अब आपको इसके नीचे तो दिख नहीं रहा है, तो मैं ऊपर वाला मिटाती हूँ और यहीं पर बताते हैं आपको। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, तो आप पहले लिख लीजिएगा। आप यहाँ पर लिख लीजिए धात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या लिखेंगे, धात्विक खनिज। मैंने कितने प्रकार को आपको बताया, तो दो प्रकार के बताए। तो आप ऐसे करके ऐसे लिख लीजिए। पहला है क्या आपका लौह अयस्क, लौह अयस्क या लौह खनिज लिख लीजिए। आप क्या लिखेंगे, लौह खनिज। दूसरा आप लिखेंगे अलौह खनिज, मतलब बिना लोहा के अलौह खनिज। ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से खनिज आएंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। क्या पूछा गया कि लौह अयस्क के अंतर्गत कौन कौन आएगा और अलौह अयस्क के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो लौह अयस्क के अंतर्गत सबसे पहले तो लौह अयस्क ही लिखो। लौह खनिज के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो लौह अयस्क लिखो, लौह अयस्क। और जहाँ पर लौह अयस्क होगा उसका एक छोटा भाई है मैग्नीज।
ये इसके साथ हमेशा जीवन भर चलता है, कहीं पर भी इसका साथ नहीं छोड़ता। कौन? मैग्नीज। मैग्नीज हो गया आपका, क्रोमियम हो गया आपका, क्रोमियम हो गया आपका, निकेल हो गया, निकेल मीन्स लोहा पाया ही जाता है, निकेल हो गया आपका, टंगस्टन हो गया आपका, कोबाल्ट में भी लोहा पाया जाता है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट में लोहा पाया जाता है आपका। आदि जो धात्विक खनिज है, आदि धात्विक खनिजों में, आदि धात्विक खनिजों को रखा जाता है। क्या किया जाता है? रखा जाता है। इन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कोबाल्ट, आप जान ही रहे हैं कोबाल्ट किसका रासायनिक नाम है, आप बताएंगे जरा कि ये किस विटामिन में पाया जाता है। बस आप ये बताइए कि ये कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है। लौह अयस्क में लोहा पाया जाएगा। इसका छोटा भाई जो है मैग्नीज, उसमें भी लोहा पाया जाता है। क्रोमियम में भी लोहा पाया जाता है। निकल में लोहा पाया ही जाता है, आप पढ़ते ही हैं। टंगस्टन, कोबाल्ट आदि धात्विक खनिज में पाया जाता है, जो जिनमें इनमें कुछ खनिज मतलब इन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है। ठीक है ना। अब आती है बात कि अलौह खनिज कौन कौन होंगे। तो जैसे आपका तांबा, तांबा में लोहा नहीं पाया जाता है आपका। एल्यूमिनियम हो गया, क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया आपका। सोना हो गया आपका, चांदी हो गया आपका, प्लेटिनम हो गया आपका, सोना चांदी प्लेटिनम। टिन हो गया आपका, टिन में लोहा नहीं पाया जाता है। जिंक हो गया आपका आदि। इनमें क्या है? ये अलौह अयस्क है। क्या है? अलौह अयस्क। अलौह अयस्क का मतलब ये है कि इसमें लोहा नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना। तो शायद इतनी बातें आपको याद मतलब दिमाग में थोड़ी थोड़ी बैठ गई होंगी, एक बार में बिल्कुल नहीं बैठेंगी। इधर वाली चीज़ें याद कर लीजिएगा, ये अपने आप याद हो जाएंगी, क्योंकि ये जो इम्पॉर्टेंट है इतना याद करना कि लौह अयस्क मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना चांदी, टिन, इल्मेनाइट आदि खनिज है, ये याद करना है। और फिर ये याद करना है। अलौह अयस्क में आप सबसे पहले तांबा याद करेंगे। एल्युमिनियम, जैसे आप एल्युमिनियम का बर्तन, तांबे का बर्तन या तांबे का तार होता है तो उसमें लोहा नहीं पाया जाता, उसमें जंग नहीं लगती है। एल्युमिनियम के बर्तन में जैसे खाना बनता है उसमें जंग नहीं लगती है। सोने में जंग नहीं लगती है, आप जान रहे हैं। चांदी में भी जंग नहीं लगती है क्योंकि लोहा पाया ही नहीं जाता है। प्लेटिनम जो आपका है उसमें भी नहीं जंग लगती है। ठीक है ना। टिन और जिंक, इनमें भी जंग नहीं लगती है, और तो इसी कारण इसमें लोहा पाया भी नहीं जाता। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो धात्विक खनिज की बात होगी। क्या हो गई? धात्विक खनिज की बात हुई। अब हम बात करेंगे अधात्विक खनिज की बात। ठीक है। अधात्विक तो समझ लेते हैं, फिर हम लौह अयस्क के बारे में आपको पूरी डिटेल शुरू कर देंगे कि किस राज्य में कौन कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है। क्योंकि लौह अयस्क कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। तो उनके विषय में हम बात करते हैं, लेकिन क्या समझ लेते हैं उससे पहले अधात्विक खनिज किसे कहेंगे। ठीक है। अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन आएगा उतना आप पहले जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे अधात्विक खनिज, यहाँ पर धात्विक आप समझ गए। अब लिख लीजिए अधात्विक, क्या लिखेंगे? अधात्विक, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा आप थोड़ा सा इसके अंतर्गत, जैसे अभ्रक, अभ्रक, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? अभ्रक आएगा, नमक आएगा, गंधक आएगा, नमक आएगा, गंधक आएगा आपका। इसके अंतर्गत नमक, गंधक, हीरा, हीरा आएगा आपका। हीरा के बाद संगमरमर आएगा। क्या आएगा? संगमरमर आपका आएगा। अभ्रक आएगा, संगमरमर। जिप्सम आएगा आपका। क्या आएगा? जिप्सम आएगा। नाइट्रेट आएगा। क्या आएगा? नाइट्रेट आएगा, नाइट्रेट आएगा। ग्रेनाइट आएगा, आदि आते हैं। ग्रेनाइट ये महत्वपूर्ण है, आदि खनिज आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आते तो और भी काफ़ी हैं इसमें, लेकिन आपको वो जानने की एस्बेस्ट, एस्बेस्ट ऐसे लिख लीजिएगा, एस्बेस्ट, बेट्स, एस्बेस्ट भी आता है इसके अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है। अधात्विक खनिज के अंतर्गत अभ्रक, नमक, गंधक, एस्बेट्स, हीरा, संगमरमर, जिप्सम, नाइट्रेट, ग्रेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। इतनी 3 चीज़ें आपको याद करनी ही है कि धात्विक खनिज में कौन पाया जाता है, लौह खनिज में, अलौह खनिज में, और अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अगर आपको इतनी बातें मोटी मोटी समझ में आ जाएंगी तो ज़्यादा दिक्कत इनको पढ़ने में नहीं होगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, और फिर उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। और उसके बाद जब डिटेल हमारी पूरी हो जाएगी तो ये क्लास भी यहीं तक रखेंगे आज हम।
तो लौह अयस्क के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने के लिए आपका कोई भी पॉइंट ना छूट पाए, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसे लौह खनिज, लौह अयस्क, क्या लिखेंगे, लौह अयस्क लिखेंगे, लौह अयस्क। तो सबसे पहले हम लौह अयस्क की बात करेंगे। भारत में एशिया का विशालतम लौह अयस्क संरक्षित है, मतलब यहाँ पर पाया जाता है। हमारे यहाँ 4 प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। कितने प्रकार का पाया जाता है? 4 प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। तो इन चारों प्रकार के पहले नाम लिख लीजिएगा, पहले और बाद में सारे एक साथ आप लिख लीजिएगा तो आपको सही रहेगा। मैग्नेटाइट हो गया आपका, हेमेटाइट, ये याद करने हैं आपको, हेमेटाइट, सिडेराइट हो गया आपका, और फिर उसके बाद लिमोनाइट, क्या हो गया, लिमोनाइट। ये 4 प्रकार के आपके लौह अयस्क भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में ये 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं आपके, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, ये लिखा है सिडेराइट और लेमोनाइट। ये 4 तत्व आप याद करेंगे। क्या करेंगे? आप इन्हें याद करेंगे। कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लेमोनाइट। ये आपको याद करने ही करने हैं। सबसे अधिक और सबसे अच्छा जो है, इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? तो ये 2 आपके प्रमुख हैं, मतलब ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब इनके विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। क्या करेंगे? बात करेंगे। इनके विषय में थोड़ी सी बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद इन दोनों के विषय में भी बात करेंगे, परंतु ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैग्नेटाइट जो है, तो आप पहले मैग्नेटाइट, ये सर्वोत्तम प्रकार का है। ये क्या है? ये सर्वोत्तम प्रकार का है। ये क्या है? ये सर्वोत्तम प्रकार का है, मतलब बहुत ही अच्छा जो है ये मैग्नेटाइट लौह अयस्क है। अगर ये भारत में पाया जाता है, मतलब भारत में पाया ही जाता है, तो सबसे अच्छा लौह अयस्क आपका कौन सा होगा? तो मैग्नेटाइट होगा। कौन सा होगा? मैग्नेटाइट। आपको याद करने, ये काले रंग का होता है। क्या है? ये काले रंग का होता है। ये लौह अयस्क जो है ये किस रंग का होता है? तो ये अयस्क काले रंग का होता है। इसमें धातु की जो मात्रा होती है, इसमें ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछे जाते हैं, इसमें धातु की मात्रा लगभग 72% पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धातु की मात्रा लगभग 72% पाई जाती है। ये भारत में, ये मुख्यतः दक्षिण पूर्व आप जैसे जाएंगे तो दक्षिण पूर्व, समझ रहे हैं ना कहाँ पड़ेगा? दक्षिण पूर्व के, मतलब भारत जैसे आप मान लीजिएगा, ये क्या है? भारत है, और ये क्या है आपका? दक्षिण है। ये यहाँ से ऐसे मान लीजिएगा, ये दक्षिण है, और पूर्व है तो इधर की बात हो रही है ना, तो इधर क्या पड़ेगा आपका? दक्षिण पूर्व पड़ेगा, और ये क्या पड़ेगा? दक्षिण पड़ेगा। तो दक्षिण में सिंहभूम है एक, सिंहभूम कहाँ पड़ता है आपका? झारखंड में। कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। तो झारखंड में जो सिंहभूम है, वहां पर ये सर्वोत्तम प्रकार का पाया जाता है। फिर उसके बाद बेल्लारी आपका कहाँ पर है? बेल्लारी आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में पाया जाता है ये बेल्लारी, कर्नाटक में। बैलाडीला, सबसे महत्वपूर्ण यही है बैलाडीला, ये आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। इतनी बात आपको इसके विषय में जानना ही मतलब इम्पोर्टेंट है। इतनी बात आपको जानी है। बैलाडीला तक आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? बैलाडीला कहाँ पर है? झारखंड, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये आप बेल्लारी आपको लगभग पता ही होता है, लगभग सारे लोगों को कर्नाटक का बेल्लारी में कि लौह अयस्क पाया ही जाता है। सिंहभूम आप याद कर सकते हैं, झारखंड। ये 3 जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट होता है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके मतलब ये मैग्नेटाइट भारत में सर्वोत्तम प्रकार का ये लौह अयस्क है। इसमें ये काले रंग का होता है, इसमें धातु की मात्रा लगभग 72% होती है। ये छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक में पाया जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ का बैलाडीला जो स्थान है वहाँ से पाया जाता है, और बेल्लारी कर्नाटक के बेल्लारी से पाया जाता है। सिंहभूम आपके झारखंड में पाया जाता है। तो इतनी बातें, और ये सब कहाँ के? दक्षिण पूर्व के हैं। छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर पड़ेगा, कर्नाटक आपका इधर पड़ जाता है, लेकिन
झारखंड आपका यहाँ, तो झारखंड में ही ज़्यादातर ये पाया जाता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। तो इतनी बातें आप किसके बारे में जान रहे हैं, मैग्नेटाइट के विषय में। मैग्नेटाइट लॉ एस्क जो है भारत का सर्वोत्तम प्रकार का है। अब बात करते हैं आगे हेमेटाइट की। किसकी बात करेंगे, हेमेटाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो हेमेटाइट के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या करेंगे कि हेमेटाइट के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये लाल एवं भूरे रंग का होता है। क्या होता है ये हेमेटाइट, ये लाल और भूरे रंग का होता है, लाल और भूरे रंग का होता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये लाल और भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का अंश जो होता है, इसमें धातु 60 से 70% पाए जाते हैं। उसमें कितना पाया जाता था, 72% पाया जाता था। तो सर्वाधिक तो इसमें 60 से 70, मतलब 70 से ऊपर नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। भारत में अधिकतर जो भारत में लौह अयस्क का प्रयोग किया जाता है, लगभग भारत में अधिकतर या लगभग भारत में अधिकतर यही वाला लौह अयस्क का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर 58%, लगभग 58% यही वाला लौह अयस्क को हेमेटाइट लौह अयस्क प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये अयस्क की श्रेणी है, लौह अयस्क की श्रेणी का है, ठीक है, लौह अयस्क की श्रेणी का है। ये सिंहभूम झारखंड, ये भी कहाँ पाया जाएगा आपके सिंहभूम, सिंहभूम झारखंड, ये इसी की बात हो रही है, सिंहभूम झारखंड। मयूरभंज क्योंझर, आप लिख लीजिए इनको, ये इंपॉर्टेंट है। मयूरभंज क्योंझर, मयूरभंज क्योंझर आपके कहाँ पड़ेंगे, उड़ीसा में पड़ेंगे। मयूरभंज क्योंझर, सुंदरगढ़, ये सारे आपके कहाँ पड़ेंगे, तो उड़ीसा में पड़ेंगे। आपके कहाँ पड़ेंगे, उड़ीसा में पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये पाया जाता है। कर्नाटक, गोवा आदि स्थानों पर, आदि जगहों या स्थानों में पाया जाता है। कौन, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट क्या याद करेंगे कि हेमेटाइट ये लाल और भूरे रंग का होता है। इसमें धातु की मात्रा 60 से 70% होती है। ये भारत में अधिकतर जो प्रयोग लौह अयस्क है, जैसे तो हेमेटाइट ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लगभग 58% हेमेटाइट से ही प्रयोग किया जाता है। ये सिंहभूम जो आपके झारखंड में है, क्योंझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़ जो आपके क्या कहते हैं, उड़ीसा क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये कर्नाटक और गोवा में भी पाया जाता है, ठीक है ना, कर्नाटक और गोवा आदि जगहों में पाया जाता है। इतनी बात ये दोनों मतलब लौह अयस्क के विषय में होती है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ये आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। इसके आगे जो है ये दोनों आपके बच रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनके विषय में भी जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, परंतु अब हैं तो जानना तो आवश्यक पड़ ही जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कभी यहाँ से। ये प्रायः पीले रंग के होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रायः पीले रंग के होते हैं। ये क्या होते हैं, ये पीले रंग के होते हैं। आपके किस रंग के होते हैं, इसमें धातु की मात्रा क्या होती है, धातु की मात्रा आपके 10 से 40% होती है। 10 से 40% होती है धातु की मात्रा। क्या होती है, सिडेराइट मतलब लौह अयस्क में ये पीले रंग के होते हैं। धातु की मात्रा 10 से 40% के बीच की होती है, ठीक है ना। ये वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल के रानीगंज, वेस्ट बंगाल के रानीगंज कहाँ पर पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। किस प्रकार के, सिडेराइट टाइप के जो भी प्रकार हैं, ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि इनमें धातु की मात्रा 10 से 40% ही रहती है, इसलिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पश्चिम बंगाल के रानीगंज के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आते हैं लिमोनाइट के विषय में, थोड़ा सा जान लेते हैं। लिमोनाइट के विषय में अगर जानेंगे तो ये इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, मतलब ये शुद्ध नहीं रहता, ये बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा अशुद्धियाँ पाई जाती हैं इसमें, ठीक है, अशुद्धियाँ पाई जाती है। धातु का अंश लगभग 48% होता है, धातु का अंश लगभग 48%, धातु का अंश क्या होता है, लगभग 48% होता है इसमें, ठीक है। इसका रंग भूरा होता है, इसका रंग क्या होता है, इसका रंग भूरा होता है, इसका जो रंग है वो क्या होता है, भूरा होता है, ठीक है। इसमें लोहा और कार्बन मिला होता है। अब लोहा और कार्बन जहाँ मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है वो खराब हो जाएगा, तो इसमें क्या मिल जाता है, लोहा प्लस कार्बन मिला होता है, ठीक है। लोहा प्लस कार्बन मिले होने के कारण ये काफ़ी निम्न गुण का पाया जाता है, मतलब निम्न स्तर का ये लौह अयस्क है। कौन सा, लिमोनाइट। तो ये बात हो गई लिमोनाइट की। अब बात करेंगे हम आपके कि ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बस थोड़ा सा टॉपिक है, बस जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको भी। तो आप लिख लीजिएगा कि लौह अयस्क
आप लिखेंगे भारत में लौह अयस्क क्षेत्र। क्या लिखेंगे? भारत में लौह अयस्क क्षेत्र। मच्छर बहुत ज़्यादा है, आप लोग बच के रहिए। आप लोगों के साथ साथ हमें भी बचने की ज़रूरत है, तो इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत में लौह अयस्क के क्षेत्र में, भारत में लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे भारत में लौह अयस्क। तो आप पहले लिख लीजिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के विषय में जल्दी जल्दी से आप बस नोट करते रहिए या सुनते रहिए, जो भी आप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विषय में जानेंगे। आज तो और कोई पन चल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ का एक क्षेत्र है डल्ली। ये क्षेत्र आप हल्के में मत लेना, ये बहुत बार पूछे गए हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा। डल्ली क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लौह अयस्क। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, ठीक है ना। फिर है बैलाडीला। तो इम्पोर्टेंट है ही, इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बैलाडीला आपका कहाँ पाया जाता है? यहाँ भी लौह अयस्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है ये आपके, ठीक है ना। बैलाडीला से लौह अयस्क जापान को क्या किया जाता है? बैलाडीला से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कहाँ से? जापान के लिए। कहाँ से? बैलाडीला का है छत्तीसगढ़ में, निर्यात किया जाता है, ठीक है ना। बैलाडीला से छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ जो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, तो वहां से जापान के लिए जो लौह अयस्क वो निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं गोवा की। बड़े कठिन कठिन नाम है, परंतु आप प्रयास करना कि वो मतलब हमसे भी बोले जाए और आपसे भी बोले जा सके। तो गोवा का लिख लीजिएगा। गोवा में कौन कौन से लौह अयस्क पाए जाते हैं आपके? तो गोवा में पहले लिखिएगा सतारी। पहले आप सरल लिख लीजिए। पौंडा, सतारी, पौंडा, बिचोलिम। ये इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना है बस इनको सुन लेने से या इन्हें याद करना पड़ेगा। पीसीएस में पूछे जाते हैं, आरओ में पूछे जाएंगे, आने वाले एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे इस तरह के। बिचोलिम, सतारी, पौंडा हो गया आपका। क्यूपेम, ये क्या है? क्यूपेम। फिर संग्यूम, ठीक है। फिर है क्वामिम, ठीक। क्वालिम। इतने हैं गोवा के। यहाँ पर क्या पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। क्या है? सदारी, पौंडा, बिचोलिम, क्यूपेम, संग्यूम, क्वालिम। इतने आपको याद करने ही हैं, लेकिन इसमें जो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनमें से आपको सतारी कर लीजिएगा, क्योमा कर लीजिएगा, संग्यूम कर लीजिएगा और क्वालिम। ये 4 तो याद होने ही चाहिए। बिचोलिम भी याद हो जाएगा तो बुरी बात नहीं है। आगे बात करते हैं हम आपके कर्नाटक की। क्या बात करेंगे? कर्नाटक के विषय में जानते हैं। कर्नाटक के कौन कौन से क्षेत्र से लौह अयस्क पाया जाता है, तो उसके विषय में जान लें। फिर इसके बाद झारखंड, बस खत्म करते हैं फिर। तो आप यहाँ पर लिखें कर्नाटक में आप सबसे पहले लिखें बाबा बुदन की पहाड़ी। कहाँ से? बाबा बुदन की पहाड़ी से एवं कुद्रेमुख। क्या है? कुद्रेमुख क्षेत्र। यहाँ से ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बाबा बुदन तो लगभग सभी लोग जानते हैं, कुद्रेमुख भी जानते हैं। कुद्रेमुख तो कई प्रकार से मतलब इम्पॉर्टेंट है और कई प्रकार चर्चा में भी आएगा ये आपके, तो इसलिए इसको तो याद ही करना है। कुद्रेमुख हो गया। बाबा बेल्लारी मैंने बताया ही था। बेल्लारी कहाँ है आपके? कर्नाटक में ही है। बेल्लारी हो गया आपका। बेल्लारी एवं संदूर भी कहाँ पर है? संदूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला क्या है आपके कर्नाटक का? शिमोगा एवं चित्रदुर्ग।
ठीक है। तो कर्नाटक के हो गए। आप जैसे आप छत्तीसगढ़ के आप बता सकते हैं कि डल्ली हो गया, बैलाडीला हो गया आपका, और डल्ली बैलाडीला, और बैलाडीला से जापान के लिए लॉयस का निर्यात किया जाता है। फिर गोवा के मैंने बताया सतारी हो गया, पौंडा हो गया, सतारी हो गया आपका, पौंडा हो गया, बिचौलिम हो गया, क्यूपेम हो गया, संग्यूम हो गया, शाह शाह क्वालिम हो गया। इतने आपके गोवा के हो गया। उसके बाद कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ी हो गई, बेल्लारी एवं संदूर हो गया, या आप इससे संदूर या संतूर भी पढ़ सकते हैं। और शिमोगा और चित्रदुर्ग से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लॉयस्क पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके? झारखंड की। क्या करते हैं बात? झारखंड की। यहाँ पर आप डालें हेडिंग झारखंड के लॉयस्क। आप क्या डालेंगे? झारखंड के लॉयस्क। तो सबसे पहले झारखंड के लॉयस्क में क्या जानेंगे? गुआ, लिखिएगा गुआ। झारखंड की बुआ है, जैसे मध्य प्रदेश के मामा है वैसे झारखंड की बुआ है। तो बुआ को क्या पढ़ेंगे? गुआ पढ़ेंगे। झारखंड की बुआ हो गया, झारखंड की जामदा हो गई, जामदा बुआ आपकी हो गई कहाँ की? झारखंड की। ठीक है, जामदा बुआ हो गई आपकी झारखंड की। बादाम की पहाड़ी भी हो गई आपकी झारखंड की। बुआ लोग बादाम बहुत ज़्यादा खाती हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कुछ भी ट्रिक लगा लीजिएगा। जामदा बुआ, बादाम की पहाड़ी। ठीक है, बादाम की पहाड़ी ये कहाँ पर है? आपके झारखंड में है। कहाँ पर पढ़ते हैं? झारखंड में पढ़ते हैं। ठीक, और सिंहभूम तो मैंने बताया ही था झारखंड का, वो तो आपको मतलब याद ही करना है, इसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, जामदा इंपॉर्टेंट है और गुआ इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप दिमाग में रखेंगे। क्या क्या रखेंगे? गुआ रखेंगे, जामदा रखेंगे, बादाम पहाड़ी रखेंगे, और सिंहभूम तो आपको पता होगा ही लगभग। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हैं। गोवा के मैंने बता ही दिया। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बस लास्ट है उड़ीसा। उड़ीसा के कुछ ही हैं इम्पोर्टेंट, तो आप इम्पोर्टेंट वाले ही लिखिएगा। वैसे तो मैंने बताया कि लॉयस के बहुत ही प्रकार के हैं, बहुत जगह पाए जाते हैं, लेकिन उड़ीसा में जैसे क्योझर हो गया आपका, गुरु महायानी हो गया। क्या लिखेंगे? क्योझर, क्योझर हो गया आपका। क्योझर से क्या है? फिर उसके बाद बादाम की पहाड़ी, इसमें भी आता है आपका। क्या आएगा? बादाम की पहाड़ी आएगा। और बोनाई हो गया। क्या हो गया? बोनाई हो गया। कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में ही है। ठीक है ना, क्या है? बोनाई मतलब आपके उड़ीसा में। क्योझर आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला है आपका गुरु मही शानी। क्या लिखेंगे? गुरु मही शानी क्षेत्र से भी क्या पाया जाता है? लॉयस के पाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है ना। और मयूरभंज जिला तो आप जान ही रहे हैं, प्रमुख ये खनन केंद्र हैं आपके। ठीक है ना, प्रमुख खनन केंद्र आपके हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र अगला लिख लीजिए आपका है महाराष्ट्र। तो उड़ीसा क्या है? क्योझर है, बुनाई है, गुरु महिषानी है, बस इतने ही याद करने हैं आपके। यहाँ से लौ अयस्क का पाया जाता है। जल्दी से आप महाराष्ट्र लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र, आप इन्हें केवल सुन भी लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। और सुनने मात्र से काफ़ी चीज़ें जब क्लियर हो जाए तो वीडियो सुन लेना चाहिए, क्योंकि 30-40 मिनट में आप वैसे भी कौन सा कुछ कर लेंगे। समय निकाल के जब भी 30-40 मिनट आपके पास समय लगे कि इतने समय हम अब कापी किताब लेके नहीं पढ़ रहे हैं, चलिए कुछ देख लेते हैं, तो आप उतने समय वीडियो देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर लिख लीजिए आपका। कौन सा है? चंद्रपुर है सबसे पहले। यहाँ से लॉयस को बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र का पाया जाता है। रत्नागिरी है। क्या है? रत्नागिरी से भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है आपका, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पाया जाता है? चंद्रपुर से पाया जाता है। भंडार जिला एक यहाँ पर है। भंडार जिला कहाँ पर है? महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र क्या है? क्या है? चंद्रपुर है, रत्नागिरी है और भंडार जिला। यहाँ से क्या पाए जाते हैं? महाराष्ट्र के लॉयस्क पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं जल्दी से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक साथ ही बात कर लेते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश, आंध्रा लिख लीजिएगा, आंध्रा और तेलंगाना। ठीक है, आंध्रा और तेलंगाना के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम तेलंगाना की बात करेंगे। तो करीमनगर, क्या है? करीमनगर और वारंगल, ये कहाँ पर है? ये आपके तेलंगाना में पड़ते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब काट के बनाए गए, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और अमरावती तेलंगाना अरे आंध्र प्रदेश की कब से राजधानी मानी जाएगी, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। तो करीमनगर और वारंगल तेलंगाना के हैं। कुडप्पा, कुर्नूल, तो पहले लिखिए कुडप्पा, फिर लिखिए कुर्नूल, कुडप्पा, कुर्नूल और अनंतपुर। क्या है? अनंतपुर, ये कहाँ पर है आपके? तो आंध्र प्रदेश में। तो कुडप्पा, कुर्नूल, अनंतपुर आपके कहाँ है? आंध्र प्रदेश के लॉयस के क्षेत्र हैं। और करीमनगर और वारंगल आपके तेलंगाना क्षेत्र के हैं। तो इसमें से जैसे मैंने तमिलनाडु के भी लिख लीजिएगा, दो हैं।
लास्ट बस तमिलनाडु से करते हैं। तमिलनाडु जहाँ पे मल्ला मलाई आए, तमिलनाडु वह वो जान जाना कि आप कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। तो तीर्थ मलाई क्या है स्थान, तीर्थ मल्लई, तीर्थ मल्लई हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका कहाँ है, ये पहाड़ी है, सेलम, सेलम जिला एक है तमिलनाडु में, वहीं की पहाड़ी पर पाया जाता है लौह अयस्क, तीर्थ मलाई। फिर आपका किल्ली मलाई, क्या है, किल्ली, किल्ली मलाई, किल्ली मलाई। फिर आपका क्या आता है, एक और क्या है, यादपल्ली, यादपल्ली। ये आपके 3 कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है, यहीं से ये लास्ट होता है, ठीक है ना। सारे ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने आपको लॉ एस्क बता दिए। आपको बस इन्हें याद करने हैं, आप 2-3 बार सुन लेंगे तो ये याद हो जाएंगे। इनके नाम बड़े कठिन होते हैं। तमिलनाडु में क्या है, तीर्थ मलाई है, किल्ली मलाई है और यादपल्ली है। क्या है, तीर्थ मलाई है, किल्ली मलाई है और यादपल्ली है। ये 3 आपके तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो इसके कुछ प्रश्न हैं, तो मैं आपको 2-4 प्रश्न पूछ लेती हूँ कि लौह अयस्क के संचित भंडार का क्रम क्या है। तो राज्यवार आप जैसे जानेंगे कि राज्य के क्रम में सबसे बड़ा तो उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपके कर्नाटक है, ठीक है। फिर आता है कि लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही किया जाता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और फिर झारखंड। ये थोड़ा सा उत्पादन वाला क्रम बदल जाता है। आगे अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। तो भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। तो विंध्याचल क्रम, कडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। तो आप क्या बताएंगे, तो मैंने आपको यहाँ पर कुडप्पा तो बताया है लेकिन कडप्पा नहीं बताया, यहाँ पर कडप्पा है। गोंडवाना मैंने अभी तक नाम ही नहीं लिया है। विंध्याचल क्षेत्र मैंने बताया लेकिन कुछ और चीज़ के लिए बताया। तो आप क्या बताएंगे लौह अयस्क के लिए, तो धारवाड़ बताएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन लौह क्षेत्र नहीं है। ये भी छोड़िए। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, उड़ीसा में। मैंने मध्य प्रदेश का भी नाम यहाँ पर जिक्र नहीं किया लेकिन वहाँ पर पाया जाता है। आपके उड़ीसा में भी पाया जाता है, आपके बिहार में भी पाया जाता है, लेकिन आपके पंजाब में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश जिसमें मध्य भारत में, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आ जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, मतलब मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाएगा आपका, ठीक है ना। निम्नलिखित लौह अयस्कों में सबसे निम्न में से बैलडीला में किसका खनन होता है। तो आप बताएंगे कि कौन कौन। तो हेमेटाइट का मैंने बताया था, यहाँ पर क्या बताया था, पहले नंबर पे मैग्नेटाइट था, दूसरे नंबर पे हेमेटाइट था। तो हेमेटाइट के विषय में मैंने बैलाडीला बताया था, झारखंड का है, ठीक है। कहाँ का, झारखंड का है आपका बैलाडीला, आपका छत्तीसगढ़ का, सॉरी झारखंड का नहीं, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। तो अगला है बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। तो आप बताएंगे लौह अयस्क से है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो वो आपकी क्या है, बैलाडीला खान है। बैलाडीला खान मशीनीकृत खान है। ये प्रश्न देखिए बताना भूल गई थी, लेकिन आ गया प्रश्न में। जो चीज़ें मैं यहाँ भूल गई वो प्रश्न के माध्यम से जरूर आ जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सोना कोलार की खान से पाया जाता है। लौह अयस्क गुंटूर क्षेत्र में क्या पाया जाता है, कोयला झरिया में पाया जाता है, हीरा पन्ना में पाया जाता है। लेकिन मैंने लौह अयस्क के बारे में जितने भी क्षेत्र बताए वहाँ पर आपका गुंटूर क्षेत्र बिल्कुल नहीं, मैंने नाम ही नहीं लिया है। आप कुछ लोग होते ना कि थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा, हो सकता है गुंटूर हो ही पर गुंटूर नहीं है, ठीक है। भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है। तो आप हेमेटाइट सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा है, तो हेमेटाइट का ही है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये लौह अयस्क का ये जो लेक्चर है ये आपको काफ़ी ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और आपको पसंद भी आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें शायद यूट्यूब में लोग बहुत कम बताते हैं और बताते भी हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से आपको बता देंगे, इतना डिटेल कोई नहीं बताता है, मैंने भी देखा है। परंतु आप लोग वीडियो शेयर किया करिए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो आगे भी अपने दोस्तों को ये शेयर करें, अपने आस पड़ोस जो लोग पढ़ रहे हैं बताएं। क्योंकि उद्देश्य बस इतना ही है कि जिन लोगों तक शिक्षा अभी नहीं पहुंच पा रही है उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का उद्देश्य है कि कुछ तो पहुंचे। बस गलत कंटेंट उनके पास तक नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ भी पहुंचे वो पहुंचना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में लगभग सबके पास फ़ोन होते हैं, गरीब से गरीब इंसान के पास भी फ़ोन कहीं ना कहीं से कर लेता है एडजस्ट कि एक फ़ोन ले लिया जाए। हो सकता है सरकार के द्वारा भी दे दिया गया हो, क्योंकि कई जगह तो आपको सरकार के द्वारा भी फ़ोन मिल गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे।
फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने से बड़ों का सम्मान करिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा, अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए। पढ़ाई में निरंतर लगे रहेंगे तो सफलता दूर नहीं है, वो मंजिल दूर नहीं होगी। आप उसे सफलता मतलब अगर आप उसकी तरफ 1 कदम 2 कदम चल रहे हैं तो वो भी आपकी तरफ 4 कदम चलने को तैयार है। कभी कभी होता है ना कि आप कुछ करेंगे तभी ऊपर वाला कुछ आपके विषय में सोचता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में ये लिख ही नहीं रखा है कि हम कुछ करें। पर ऐसा नहीं, शायद ऊपर वाला भी आपके भरोसे बैठा हो कि आप कुछ करें तो हम आपके लिए, आप थोड़ा सा सोच के रखें लेकिन हम बहुत सा आपको दे देंगे। जैसे इससे याद आया कि आपको एक मोटिवेशन कहानी सुना देती हूँ, मात्र 2 मिनट लगेंगे और उससे हो सकता है आपकी ऊर्जा कई गुनी बढ़ जाए। तो एक बार एक राजा अपने राज्य में राज कर रहा था, लेकिन वो कहीं पर टूर पे ऐसे निकला था कि आज भ्रमण करते हैं गांव पे जाके। लेकिन जब भीड़ भाड़ में उसकी एक कमीज की बटन टूट गई तो कई लोगों ने प्रश्न किया कि मतलब आप इस तरह अच्छे नहीं लग रहे हैं कि आपकी कमीज की बटन टूटी हुई है और आप एक राजा हैं। तो उसने कहा ठीक है, देखते हैं। आगे एक मतलब सिलाई करने वाला बैठता है तो वहाँ पर अपनी बटन को हम सिलवा लेंगे या टकवा लेंगे, ऐसे करके उसने राजा ने शब्द कहे। तो जाके आगे जब गया तो वहाँ पर सिलाई करने वाला मतलब अपनी मशीन चला ही रहा था, सिलाई कर ही रहा था। तो उससे राजा ने बोला कि आप क्या मेरी बटन ये टाक देंगे? तो वो सिलाई वाला बोला बिल्कुल, आप मेरी दुकान पर आए, मेरा मतलब सौभाग्य है कि हम आप मेरी दुकान पर पधारे। मतलब कई प्रकार के ऐसे प्रश्न किए। तो जब राजा ने अपनी बटन को लगवाया उस मोची से, आप मोची कह लीजिएगा, तो जब उस मोची से या उस टेलर कह लीजिए, उस टेलर से वो बटन लगवाया तो उसने कहा कि कितने रुपए हुए? तो वो टेलर सोचने लगा कि हुए तो 2 पैसे ही हैं। मतलब दिमाग में उसके बात चलने लगी। तो उसने सोचा अगर मैं राजा से 2 पैसे कहूँगा कि 2 पैसे हुए तो राजा को लगेगा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और ये मुझसे पैसा मांग रहा है। परंतु उसने मतलब धैर्य रखा अपने दिमाग में, अपने दिल में, और उसने कहा कि आप जो सही समझे आप दे दीजिएगा। अब बात आई राजा के ऊपर। अब इतने लोग और राजा, अब राजा मतलब राजा है। तो उसने सोचा कि टेलर ने अपने से मतलब वो 2 पैसे सोचा था कि 2 पैसे मुझे मतलब इसके हुए। तो राजा के ऊपर जब ढकेल दिया गया, मतलब टेलर लगा कि राजा जो देना चाहेंगे हम वो खुशी खुशी रख लेंगे। तो राजा से उसने कहा कि सरकार आप जो देना चाहेंगे हम उसे खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर लेंगे या खुशी खुशी से रख लेंगे। तो राजा ने उसे एक छोटी सी बटन लगाने के लिए 2 गांव उपहार में दिए थे। तो आप सोचिए कि धैर्य का फल कितना मीठा होता है। आप बस लगे रहिए, किसी से मांग मत करिए, क्योंकि हो सकता है, मैंने कहा ना कि आप कुछ चीज़ें सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको वो मिल जाए। बस यहाँ पर समझाने का मतलब इतना था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वहाँ पर ना बोलना ही अच्छा होगा। कि अगर सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि आप ये इसके कितने पैसे लेंगे, तो आप हो सकता है 2-4 भाई, वो टेलर हो सकता है 10 रुपये मांग लेता, 20 रुपये मांग लेता, लेकिन वो 2 गांव तो कभी नहीं मांगता ना। लेकिन जब वो 2 गांव सुना कि 2 गांव ठीक है, मैं आपको इस बटन टाकी के लिए 2 गांव उपहार में देता हूँ, तो टेलर के तो पैरों के नीचे जमीन चली गई ना। उसने कभी सोचा ही नहीं था, बस 10 रुपये 20 रुपये से बहुत, जब सोचा था कि राजा है तो 10 रुपये दे सकता है, 2 पैसे 3 पैसे हुए तो 10 रुपये दे देगा। लेकिन जब उसे 2 गांव मिले उपहार में, तो इसीलिए वहाँ से ये पता चलता है कि आप अगर कहीं कहीं शांत रहेंगे तो आपकी उम्मीदों से कई गुना अधिक मिलता है। तो ये कहानी बस इसलिए थी कि आप अपना धैर्य बिल्कुल ना तोड़ें। कि मेरे गाँव में अभी मेरे गाँव के जस्ट बगल के गाँव की घटना है, इसलिए मैं मतलब इतना मोटिवेट कर रही हूँ कि मतलब 23-24 साल का लड़का था और वो मतलब बहुत दुखद खबर भी है कि उसने अपनी जान ले ली या हत्या कर ली अपने। और उसने 4 दिन तक लगातार लेटर लिखा था कि मतलब दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, नौकरी ना मिलने के कारण। तो ये कदम उठाने से आपको नौकरी तो नहीं मिल जाएगी ना, आप अपने माँ बाप को कुछ देकर तो नहीं गए ना, कुछ उनसे छीन कर ही चले गए। बस आप इतना ही सोच लीजिएगा। आप नौकरी नहीं पाएंगे तो कम से कम अपने माँ बाप के सामने रहेंगे तो, कुछ करके खाएंगे तो, पेट भरेंगे तो। ऐसा तो है नहीं कि आप उनको जीते जी मार के चले गए। ये कोई आपका मतलब ये सलूशन नहीं हो सकता है किसी भी चीज़ का। आप बस इतना सोचिए कि हम मर जाएं, हमें नौकरी नहीं मिले तो हम मर जाएं, ये सलूशन है? ये कोई सलूशन नहीं है। अगर आपको नौकरी नहीं मिली है तो आप कुछ और करिए। सबके मतलब भविष्य में या मतलब सबके जीवन में नौकरी, सरकारी नौकरी तो जरूरी तो नहीं है ना लिखी है। क्या पूरा देश सरकारी नौकरी पर ही लगा? नहीं लगा है ना। प्राइवेट बिजनेसमैन, एक से एक बड़े बिजनेसमैन, आप जो मतलब सबसे बड़े यहाँ
विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, वो भी एक शायद सरकारी नौकरी पर नहीं है, वो भी एक बिजनेसमैन ही है। तो इस वजह से सरकारी नौकरी के पीछे बिल्कुल भागें, लेकिन ये ना हो कि उसके पीछे हम अपनी जान दे दें या कुछ भी दे दें, ये सारी गलत चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए शुभ रात्रि और जय हिंद जय भारत। कर यूपीएससी ज्ञानदायिनी को और आगे मजबूत करते हैं इसको हम सब मिल करके।